गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc थर्ड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। हम बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग? योजना आयोग के अनुसार भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 1989 ईस्वी में उद्देश्यों के आधार पर योजना आयोग ने सन 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। आज हम उनकी डिटेल से बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि कौन कौन से उद्देश्य थे जिसके आधार पर योजना आयोग ने भारत के जो कृषि प्रदेश हैं उनको विभाजित किया था, उसकी बात हम करेंगे। और वर्तमान समय में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण घटकों के रूप में जलवायु एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक नियंत्रक कारक है और वह अपनी निश्चित दशाओं के अंतर्गत किसी भी वानस्पतिक घटक के विकास की सीमाएं क्या करता है? निर्धारित करता है। यही कारण है कि वर्षा तथा तापमान के साथ प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु व वर्गीकरण का अधिसूचक माना जाता है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी। वर्षा तथा तापमान पर इन चीज़ों का निर्धारण किया जाता है कि कौन से क्षेत्र की किस प्रकार की जलवायु है और उसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कृषि फसलों का विकास पौधों और वनस्पति के सामंजस्य के फलस्वरूप हुआ है। जिस प्रकार से वनस्पति को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्षा तापमान की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से कृषि फसलों का जो विकास है पौधों और वनस्पति के सामंजस्य के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। कृषि के स्वरूप में परिवर्तन का मुख्य कारण जलवायु दशाएं हैं। कारण क्या है कि जलवायु की जो दशाएं होती हैं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन प्रवाह, ये सारे जो तत्व हैं वो कृषि के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कृषि के स्वरूप में परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो क्या है? जलवायु दशाएं हैं। तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, पवन है, पवन प्रवाह जिसको हम बोलते हैं, ये जो सारे कारक हैं ये क्या करते हैं? कृषि के स्वरूप में जो परिवर्तन है उसको सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। बात करते हैं कि भारत में जलवायु प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना जो आई पोषणीय उत्पादक कड़ी के रूप में विकसित हुई थी, जिसे F कड़ी भी कहते हैं, F सीरीज भी कहते हैं। ये जो 4 F हैं क्रमशः खाद्यान्न फसलें, F4F जिसको हम बोल सकते हैं, खाद्यान्न फसलें जिसको हम बोलते हैं फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, फोल्डर और फ्यूल वुड। खाद्यान्न फसलें, रेशेदार फसलें, चारा और ईंधन के लिए लकड़ी। तो हमने इसको जो कृषि प्रादेशिक नियोजन थी इसकी जो संकल्पना थी उसको पोषणीय उत्पादक की कड़ी के रूप में विकसित किया। 4F मतलब 4 बार F। तो 4 बार F का मतलब है खाद्यान्न फसलें जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड क्रॉप्स, रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स, चारा, फूडर्स, ईंधन के लिए लकड़ी, फ्यूल वुड। तो 4F सही है। 4F के माध्यम से हमने इसको प्रदर्शित किया है। प्राकृतिक वातावरण को या पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए इन चारों जो पहलू हैं इनका वैज्ञानिक आधार पर विकास करना इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि देखिए, खाद्यान्न फसलें हैं, रेशेदार फसलें हैं, चारा है, ईंधन के लिए लकड़ी, ये सारे कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस संकल्पना के अंतर्गत संसाधनों का समग्र मूल्यांकन क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है? कृषि का विकास किया जा सकता है और उसकी जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं। अब कृषि की सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जैसे पशुपालन है, वानिकी है, उन सभी को उसके साथ क्रियान्वित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि आय में वृद्धि हो सके। इस संकल्पना के संदर्भ में योजना आयोग ने कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने निम्न उद्देश्य रखे। फर्स्ट था कि जो प्राकृतिक संसाधनों के पोषणीय स्तर पर वैज्ञानिक उपयोग का आधार तैयार करना। सेकंड पॉइंट था जो भूमिहीन जो श्रमिक हैं उनको अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य था कृषि की सहायक गतिविधियों का विकास करना, जिससे कृषकों की आय में अधिकतम वृद्धि हो सके। और लास्ट थी कि कृषि उत्पादन की मांग तथा पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अब ये सभी कारण थे जिसके कारण क्या हुआ? योजना आयोग ने इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने सन 1989 में भारत को 15 जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है।
कि जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये सारे उद्देश्य थे जिसके आधार पर क्या किया था, योजना आयोग ने क्या किया था, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। मानचित्र में हम देख सकते हैं, फर्स्ट हिमालय का, पश्चिमी हिमालय को इसमें दर्शाया गया है, सेकंड पे पूर्वी हिमालय, थर्ड निम्न गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, फिफ्थ नंबर पे है आपका कौन सा, ऊपरी गंगा का मैदान, 6 नंबर पे हम बोल सकते हैं गंगा पार का मैदान। उसी अकॉर्डिंग हमने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 है लक्षद्वीप को। तो भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। फर्स्ट बात करते हैं किसकी, पश्चिमी हिमालय प्रदेश। देखिए ये पूर्वी हिमालय प्रदेश है, ये पश्चिमी, पूर्वी हिमालय प्रदेश पूर्व में स्थित है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें उससे पहले मैप बना के इन चीज़ों को इंडिकेट कर लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ताकि आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेनेशन करने में आपको आसानी रहेगी। तो हम फर्स्ट में बात करेंगे किसकी, पश्चिमी हिमालय प्रदेश की। पश्चिमी हिमालय प्रदेश की हम फर्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो पश्चिमी हिमालय प्रदेश है उसकी बात करेंगे हम कि हाँ जी, इसका जो क्षेत्रफल है 2,50,000 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है 2,50,000 क्या है, वर्ग किलोमीटर है। स्थित कहाँ है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये राज्य हैं पश्चिमी हिमालय प्रदेश जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें शामिल है। अब बात आती है कि इसमें उच्चावच संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। कारण क्या है, उच्चावच संबंधी विषमताएं क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि हिमालय का जो ऊपर वाला भाग है किस प्रकार का है, सदैव बर्फ से ढका रहता है, ऊंचाई वाला भाग है, जबकि नीचे वाला घाटियों वाला भाग है, इसलिए उच्चावच संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। कह सकते हैं कि जो भूभाग है वह किस प्रकार का है, उबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंची गहरी घाटियाँ हैं और कहीं पर समतल मैदान है। दूसरी बात आती है कि पूर्व से पश्चिम में क्या पाई जाती हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में समानांतर श्रेणियों में क्या पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं। आप सभी जानते हैं जो हिमालय का विस्तार है पूर्व से पश्चिम है, इसलिए इसके समानांतर क्या पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं। दूसरा एक चीज़ और भी पता है आपको, जो हिमालय है 3 चरणों में उसका विकास हुआ था। सबसे पहले तो उनके बीच में क्या पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे एक हिमालय से दूसरे हिमालय के बीच क्या पाई जाती हैं, जो उप विभाग थे उनके बीच घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनको हम दून घाटियों के नाम से भी जानते हैं। सुना था ना, देहरादून, देहरादून, तो दून घाटियों के नाम से भी उनको जाना जाता है। अब आप देखिए इसमें कौन कौन सी नदी क्षेत्र हैं। आप सभी जानते हैं कि सिंधु यहाँ की मुख्य नदी है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र पर प्रवाहित होती हैं। अब सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र पर प्रवाहित होती हैं तो हम कह सकते हैं कि सिंधु है, चिनाब, रावी, झेलम, ये सारी नदियाँ इस पश्चिमी हिमालय प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि कुछ उपजाऊ घाटियाँ भी हैं, कुछ उपजाऊ घाटियाँ भी हैं जिनमें हमें जलोढ़ मृदा, घाटियाँ निर्मित हैं जिनमें हमें उपजाऊ मृदा मिलती है। तीसरा, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें, किस प्रकार के हैं, हिमच्छादित भाग हैं, बर्फ़ से सदैव ढके रहते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हिमरेखा होती है और हिमरेखा से बर्फ़ जमना प्रारंभ हो जाती है, तो यहाँ से हिमरेखा प्रारंभ हो जाती है और यही कारण है कि इसके जो ऊंचाई वाले भाग हैं वहाँ पर क्या होती है, बर्फ़ जमती है। या इस जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है इसके जो ऊंचाई वाले भाग हैं सदैव क्या रहते हैं, हिमच्छादित रहते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल के तापमान की बात करें, ग्रीष्मकाल का जो तापमान है न्यूनतम तापमान, औसत तापमान की बात करें 5 से 30 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्मकाल का तापमान। लेकिन शीतकाल के तापमान की बात करें तो शीतकाल का जो तापमान है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक शीतकाल में तापमान पाया जाता है। कह सकते हैं कि शीतकाल में इतना कम तापमान पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, बर्फ़ जमना प्रारंभ हो जाती है। तो शीतकाल में इस क्षेत्र में इतना अधिक तापमान पाया जाता है कि मोस्टली जो वर्षा होती है किस रूप में होती है, हिमपात के रूप में वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 10 से 250 सेंटीमीटर, 10 से 250 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा होती है। जो न्यूनतम है 10,
सर्वाधिक 250 सेंटीमीटर तक। लेकिन जो वर्षा होती है किस रूप में होती है? हिमपात के रूप में होती है। लेकिन जो वर्षा होती है किस रूप में होती है? हिमपात के रूप में होती है। निचले भागों में जो होती है वर्षा वृष्टि के रूप में होती है, वर्षा बूंदों के रूप में होती है, जल के रूप में होती है। लेकिन ऊंचाई वाले भागों पर जो वृष्टि होती है, वर्षा होती है, वह हिमपात के रूप में होती है। और दूसरा हम कहें कि जिसका अधिकांश भाग सर्दियों में प्राप्त होता है दिसंबर से मार्च तक, और ग्रीष्मकाल की अगर हम बात करें जून से सितंबर तक हमें यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति होती है। संपूर्ण प्रदेश में बात करते हैं हिमालय प्रदेश तथा उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसमें पवनमुखी जो भूभाग हैं वहाँ पर वर्षा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अब उत्तराखंड और दूसरा किसकी बात करी हमने? हिमाचल प्रदेश की। वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पवनमुखी ढाल है, जिसके कारण वहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वह सर्वाधिक पाई जाती है। इसी में आगे बात करते हैं, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों की बात करें, जैसे जैसे हम दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। दूरस्थ क्षेत्रों में जाते जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। शीतकाल में उच्च पर्वतीय भागों में हिमवृष्टि होती है। मैंने आपको बताया कि वर्षा काल में, शीतकाल की बात करें, जो ऊंचे पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर वर्षा किस रूप में होती है? हिमवृष्टि के रूप में वर्षा होती है। इस प्रदेश में मृदा संसाधन के वितरण में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि उच्च भागों में हल्की जो भूरी पोडजोल जो मिट्टी है वह पाई जाती है, जबकि दून घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप सभी जानते हैं जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मृदा की पतली परत पाई जाती है, और उच्च भागों में जो मिट्टी है वो किस प्रकार की पाई जाती है? हल्की भूरी पोडजोल मिट्टी पाई जाती है। जबकि दून घाटियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? गहरे भाग होते हैं, और गहरे भाग होते हैं इसलिए मिट्टी कैसी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय की बात करें, कृषि जलवायु प्रदेश में 45.3% जो भाग है वन आच्छादित है, 18% कृषि के अंतर्गत है, जबकि 13% जो क्षेत्र है कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। इस भूमि उपयोग प्रारूप में जल तथा मृदा संरक्षण की विधियां अपनाकर परिवर्तन करके कृषि क्षेत्र में वृद्धि की जा रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्षा होती है या तो किस रूप में होती है? हिमपात के रूप में। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता है? मृदा तथा जल दोनों को संरक्षण करने की आवश्यकता है, और संरक्षण की पद्धतियाँ अपनाकर ही उसमें परिवर्तन करके उस क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। कृषि क्षेत्रों की बात करें, 90% भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें गेहूँ, चावल, मक्का, इन सभी फसलों का यहाँ पर क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और दूसरा इसमें आती है कि दून घाटियाँ हैं, आप सभी जानते हैं दून घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। चावल की फसल का उत्पादन इसलिए किया जाता है दून घाटियों में क्योंकि जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है, उपजाऊ मिट्टी है जिसमें चावल की खेती की जाती है। और छोटे तथा मध्यम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें सीढ़ीदार खेत बनाकर फसलों का उत्पादन किया जाता है। जहाँ पर स्पेस कम मिलता है, ऐसे क्षेत्र जो जगह कम होती है, तो वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाकर हम क्या करते हैं? फसलों का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट इसी में बात आती है कि प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें, यहाँ जितनी अपेक्षा की जाती है उस अनुपात में उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन कम होता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ का मुख्य कारण क्या है? स्थानीय जो दशाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग फसल तथा कृषि जो तकनीक है उसको नहीं अपनाती हैं। कह सकते हैं कि नई वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो क्या होता है? कम उत्पादित होता है। फलों के उत्पादन की बात करें, सेब आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश वाले में, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में सेब की खेती की जाती है। मुख्य जो फलों उत्पादन का है 25% भाग यहाँ से प्राप्त होता है फलों के, जिसमें आम है, बादाम है, बेर, लीची, नाशपाती, अखरोट, इन सभी प्रकार के फलों के यहाँ बाग लगाए जाते हैं। पशुपालन भी यहाँ पर, पशुपालन व्यवसाय की दृष्टि से भी है जो क्षेत्र है वह उत्तम माना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर भेड़ बकरियाँ पशु पाले जाते हैं। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, जहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ जो चौपाए पाले जाते हैं, आप सभी जानते हैं भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं, और उसमें ऋतु प्रवास चलता है। जब बर्फ़ गिरना प्रारंभ हो जाती है तो वो घाटियों में आ जाते हैं, और जैसे ही बर्फ़ पिघल जाती है तो वो अपने पशुओं को लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं? ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुँचे जाते हैं। तो पशु व्यवसाय की बात करें, समृद्ध क्षेत्र है, 1.50 करोड़ पशु पाले जाते हैं। भेड़ों का स्थान मुख्य है, उत्तम किस्म की भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती है, और दुधारू पशुओं के लिए भी बकरियां पाली जाती हैं। जल भंडार घरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नित्यवाही नदियों में मत्स्य पालन का कार्य भी किया जाता है।
जल संसाधन भंडार की दृष्टि से ये क्षेत्र उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। और जल भंडार दृष्टि की अगर हम बात करें तो गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। और दूसरा हम कहें कि लेकिन नदियों का जो विकास है वह अच्छा नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि अपवाह क्षेत्र का जो अधिकतर भाग है जल गार्ज बनाता है और गार्ज बनाते हुए प्रवाहित होती हैं, इसलिए यहाँ जो सिंचाई की जाती है वह नहरों के माध्यम से की जाती है। कह सकते हैं कि हम जल का रोककर उसको उपयुक्त प्रबंधन नहीं इस क्षेत्र में किया गया है। यही कारण है कि जो जल है वो आगे बह जाता है और जो सिंचाई की जाती है वह नहरों के माध्यम से की जाती है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।